बहुत सारे लोगों को ऐसे ही कंजेशन कंजेशन फील होता रहता है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे डर जाते हैं कि अटैक आ गया, और आता भी है। छाती में दर्द होना मतलब हम ये सोचते हैं कि अटैक आना। आप सब में से कितने लोग समझते हैं, ऐसे हाथ हिलाएं कि अटैक आ गया, सीने में दर्द मतलब अटैक आ गया, ऐसा ही मानते हैं ना सभी लोग। बट आज हम थोड़ा सा ये जानेंगे कि सीने में दर्द जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक का ही हो। सीने में दर्द और भी चीजें हैं, क्योंकि हम लोकेशन वाइज थोड़ा सा अपने आप को समझ लेंगे ना, तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये दर्द कौन सा हो सकता है। खुद से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सा होता है। ज्यादातर प्रॉब्लम्स ना रात में होती है। रात में लोग है ना इमरजेंसी में दौड़ के आते हैं कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है। और मैं मेरी रियलिटी बात बताऊं, डॉक्टर दिन कि वो देखता है, देखने के बाद में उसे समझ आ जाती है कि इसको हार्ट अटैक है, या फिर उसको लंग्स भी वही है तो लंग्स की वजह से प्रॉब्लम है, या गैस्ट्राइटिस की वजह से प्रॉब्लम है। बट वो क्या करता है कि ये लो, ये जांच कराओ, वो जांच कराओ, इमरजेंसी है, भर्ती हो जाओ, और हम अननेसेसरी बहुत सारे पैसे खर्च करके आ जाते हैं घर। आ जाते हैं ना। आपके परिवार में कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा कि ऐसी सिचुएशन रही है। ये दर्द के कारण क्या क्या है? तो देखो, सबसे पहले हम लोकेशन वाइज समझे। लोकेशन वाइज से मुझे इसको सर्च कर दें ताकि मैं थोड़ा सा समझा सकूं अच्छे से। तो देखो, ये छाती जो है ना, इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो देखो, सबसे पहले स्किन है। स्किन के नीचे मतलब ये एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, इसके नीचे रिब्स आती हैं। रिब्स मतलब पसलियां। तो ये मेडिस्टर्नम है, ये हड्डी है, यहाँ से ऐसे पीछे तक रिब्स जुड़ी होती है। तो जरूरी नहीं है कि दर्द छाती में हो रहा है तो हो सकता है कि रिब्स में कोई प्रॉब्लम हो, हड्डियों में कोई दिक्कत हो, मसल्स में कोई दिक्कत हो, जिसकी वजह से ये दर्द हो रहा हो। और उसके नीचे जाते हैं हम, तो हमारी यहाँ से आहार नाल जाती है जो हमारी स्टमक में खुलती है। तो स्टमक की वजह से ज्यादातर कारण हमारा स्टमक की वजह से चेस्ट पेन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो यहाँ से आहार नाल में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है। मैं उसके बारे में बहुत सारा डिटेल में बताने वाली हूँ आज आपको। और थोड़ा सा लेफ्ट साइड, सभी लेफ्ट साइड का हैंड 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 दिखाएं ताकि मैं समझ पाऊं कि आप सब मेरे साथ हैं। यस। तो देखो, जो लेफ्ट साइड है ना, थोड़ा सा ये मिड स्टर्नम के ये बीच से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में हमारा हार्ड सिचुएटेड होता है, हमारा हार्ड रहता है। तो हार्ड के पेन के कुछ लक्षण होते हैं, उससे हम पहचान लेते हैं। दूसरा, उसी के नीचे हम ये सांस ले रहे हैं ना, ये सांस की एक अलग से नली बनाई है ईश्वर ने, उसका सिस्टम पूरा अलग से दिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से हम जानते हैं उसको कि रेस्पिरेटरी की भी कोई बीमारी हो सकती है जिसका भी कारण हमारा छाती का दर्द हो सकता है। तो हम कुछ कारणों से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कैसे? कि यदि उसको कफ आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही, मे बी पॉसिबल कि उसको रेस्पिरेटरी ट्रैक से संबंधित निमोनिया हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। और भी यदि लंग्स की लेयर में पानी भर जाए, प्यूराइसिस या कुछ भी, मतलब इस तरीके की भी प्रॉब्लम हो सकती है यदि दर्द हो रहा है। अच्छा, और तो और बहुत सारे लोग तो इतने भोले हैं कि दर्द लेके आते हैं कि दर्द हो रहा है सर मेरी छाती में, मुझे अटैक आ गया। और हम ये पूछे ना किस तरफ दर्द हो रहा है, तो बोलेगा राइट साइड में, राइट साइड में दर्द हो रहा है। तो वहीं से हम लोगों को समझ आ जाता है कि ये जो है बस परेशान करने आया है। परेशान मतलब कि डॉक्टर ना लाइफ स्टाइल बीमारी को कोई लाइफ स्टाइल बीमारी समझते ही नहीं। वो तो मतलब ये कि हमें इस चीज को समझना है कि पैन की इंटेंसिटी कैसी, हम लक्षणों के आधार पे हम जान सकते हैं कि ये दर्द कैसा है। लेफ्ट साइड में कभी भी अटैक नहीं आता। अटैक सिर्फ, सॉरी, राइट साइड में कभी भी अटैक नहीं आता। राइट साइड में कभी भी अटैक नहीं आता। अटैक लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। क्योंकि जो भी सिम्टम्स आते हैं ना, वो स्टार्टिंग तो मिड स्टर्नम से ही होते हैं, बीच में भी दर्द होता है। ऐसा नहीं है कि अटैक में सिर्फ दर्द लेफ्ट साइड में होता है। दर्द तो मिड स्टर्नम से स्टार्ट होता है, दर्द तो बीच से ही स्टार्ट होता है। बट हम कुछ लक्षणों के आधार पे पहचान सकते हैं।
और डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर कैसे पहचानेगा? डॉक्टर फट से ब्लड प्रेशर चेक करेगा। आप तो घर पे ब्लड प्रेशर नहीं चेक कर सकते। वो झट से ईसीजी निकालेगा कि हार्ट में क्या क्या चेंजेस हुआ, इको करेगा, बहुत सारी जांचें हार्ट से रिलेटेड वो कर लेगा, उससे उसको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि हाँ इसको इमरजेंसी है, अटैक ही आया है। बट हम कुछ लक्षणों के आधार पे पता कर सकते हैं कि ये अटैक है या नहीं। तो ये जो हार्ट अटैक का जो सिम्टम्स है ना, वो बहुत इंटेंसिव, बहुत तेज दर्द होता है। इतना दर्द होता है, यहाँ से शुरू होता है और इतना तेज होता है कि जैसे बहुत सारा वजन हमारे ऊपर रख दिया और जिसे हम हटा ही नहीं सकते। इतना तीव्र गति से दर्द उठता है और दर्द ऐसे ऐसे उठते 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 ऐसे ऐसे हमारी लिटिल फिंगर तक जाता है। ऐसे ऐसे लिटिल फिंगर से यहाँ तक उसकी इंटेंसिटी जाती है। या हो सकता है कि ये ऊपर की तरफ होते होते हमारे जौ तक आए। हमारे यहाँ से इस एरिया में कहीं भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, इस हाथ में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये दर्द की बहुत ज्यादा मतलब ऐसा टाइटनेस फील होती है, सांस लेने में घबराहट होने लगती है, ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा, पसीना बहुत तेज आने लगता है और एकदम उसको इतनी ज्यादा इंटेंसिटी से दर्द होता है कि उल्टी आ जाती, घबराहट हो जाती, चक्कर आ जाती और तो और पेशेंट बेहोश भी हो जाता है। तो देखो ये सिम्टम्स कुछ नजर आ रहे हैं और इसके साइड में एक फोटो नजर आ रही है कि ये हमारे लंग्स हैं। लंग्स के बीच में हमारा हार्ट सिचुएटेड है और हार्ट के ये चेस्ट कैविटी के बाद हमारा एब्डोमेन शुरू हो जाता है। सर नेक्स्ट। तो देखो ये बड़े बड़े लक्षण इनका स्क्रीनशॉट भी लेके आप रख सकते हैं कि सीने में दर्द, बेचैनी, सांस लेने में तकलीफ, जबड़े, गर्दन, हाथ, कंधे सभी में बेचैनी और दर्द शुरू हो जाता है, बेहोशी जैसा महसूस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम क्या है सभी जानते हैं ना। हार्ट का काम ये है कि पूरा ब्लड का सर्कुलेशन करना, पूरे ब्लड को पूरे ऑर्गन्स तक पहुंचाना। जब हार्ट इतना महत्वपूर्ण फंक्शन करता है, जब हार्ट को ही ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती तो हार्ट अपने आप में फेल होने लगता है। हार्ट अटैक इसी को बोलते हैं ना, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। चेस्ट पेन को मेडिकल टर्म में एंजाइना पेक्टोरिस कहा जाता है कि हार्ट की मसल्स में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो मैं बाद में और डिस्कस करेंगे। और देखिए यदि हमारे लंग्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि लंग्स भी वही सिचुएटेड है, लंग्स में लंग्स के एल्वेओलाई में कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाए। लंग्स का सिस्टम कहाँ से है? यहाँ से नाक से शुरू होता है। हमने यहाँ से भी प्राण वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी हम गैसेस लेते हैं यहाँ से हमारे ट्रेकिया है। यहाँ से दो नली है, एक तो हमारी भोजन की नली है जो हमारा खाना लेके जाएगी और एक हमारे सांस की नली है जो हमारे लिए वायु लेके जाएगी। तो यदि लंग्स में कुछ इन्फेक्शन हो जाए ना तो भी हमारे छाती में दर्द होने लगता है, कफ जम जाए, क्योंकि ये छोटे एल्वेओलाई में इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन की वजह से भी छाती में दर्द होना स्वाभाविक होता है। सर नेक्स्ट। तो उसके भी कुछ लक्षण आते हैं। लक्षणों के बारे में बताया है कि हमें सिर दर्द करेगा, सर्दी खांसी के लक्षण आप सभी को पता है, वायरल चलता ही रहता है, घर में किसी ना किसी को चलता रहता है। सिर दर्द होगा, नाक में दर्द होगा, गले में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, बुखार भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे कोरोना में तो हमने कितना जाना है कि इसको हम कैसे क्या क्या होता है। सर नेक्स्ट। तो देखो एक ये मिड स्टर्नम का दर्द, ये अभी मैंने बताया ना, रिब्स में कोई प्रॉब्लम हो ना तो भी हड्डियों में पता नहीं चलता है, कहीं गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं तो हड्डी में माइनर सा भी अटैक, माइनर सी भी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है ना तो भी बहुत सीवियर दर्द होता है छाती में। क्योंकि यहाँ पर पट्टा नहीं बांध सकते, यहाँ सिर्फ वो चेस्ट को अलग से बेल्ट दिया जाता है, उससे कवर करके उसको रखा जाता है। यदि रिब्स में कोई प्रॉब्लम होती तो मसल स्पैन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो साइड में एक स्लाइड शो हो रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम को शो हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मैंने पिछली बार भी बताया था, आज हम उसको थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे क्योंकि ज्यादातर चेस्ट पेन का कारण डाइजेस्टिव है। जबकि देखो ना कि डाइजेस्टिव का तो यहाँ चेस्ट से कोई रिलेशन नहीं है, पेट तो यहाँ से शुरू होता है, बट प्रॉब्लम यहाँ होती है। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे कि क्या होता है। क्या होता है? हम जब भोजन खाते हैं
भोजन को चबाते हैं, तोड़ते हैं, तो हमारे मुंह का जो सलाइवा है वो उसमें मिल जाता है। और सलाइवा पर्याप्त मात्रा में निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भोजन टूटेगा, भोजन टूटने के बाद वहीं से ही डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, वहीं से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने लगता है। और क्यों क्यों होने लगता है? क्योंकि यहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम लार के माध्यम से खाने में मिलते हैं और उसको तोड़ के और वहां से ही एब्जॉर्बेशन शुरू हो जाता है। भोजन यहाँ से हमारे आहार नाल में आता है तो 2 ढक्कन लगे रहते हैं। एक ढक्कन तो हमारी ट्रेकिया में खुलेगा, जो ऑक्सीजन हम ये यहाँ से नाक से जो हवा ले रहे हैं वो हवा हमारे लंग्स में जाए। एक ढक्कन ऑक्सीजन वाला जो ढक्कन है, ट्रेकिया वाला ढक्कन है, वो हट के फिर वो अंदर हमारा भोजन जाता है। और कभी कभी फंदा लग जाता है ना, कैसे फंदा लग जाता है, एकदम सांस की नली में थोड़ा सा भी एहसास हो जाए कि कुछ चला गया तो कितने हम बेचैन हो जाते हैं, कितने घबरा जाते हैं। होता है ना कभी कभी पानी का फंदा लग जाए पीते पीते, थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस यदि हो जाए, तो देखो हमारा ब्रेन कितना कंट्रोल करके रखता है कि हमें नहीं पता है कि कैसे कंट्रोल करना है, पर वो फिर भी कंट्रोल कर लेता है। हम पानी पीते हैं तो हमारे आहार नाल, जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में ही जाता है, लंग्स में तो नहीं चलेगा। जाता है क्या किसी का लंग्स में? नहीं जाता ना। तो ये मतलब ये यहाँ से भोजन हमारे ईसोफेगस से होते हुए कहाँ जाता है? स्टमक में। स्टमक में, जिसे हम पेट कहते हैं। स्टमक को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं आ रहा, पर स्टमक, यहाँ से भोजन हमारी आहार नाल से होते हुए स्टमक में गया, वहां पर भी एक ढक्कन लगा हुआ रहता है कि अब ये यहाँ आ गया, अब इसमें मशीन चलेगी, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलेगा, फ्लूइड निकलेगा। अम्ल के बारे में मैंने पिछली बार भी बताया था कि एक अम्ल निकलता है जो हमारे भोजन को और ज्यादा तोड़ता है और भोजन में आए हुए बैक्टीरिया, वायरस उनको किल कर देता है। और यदि ये अम्ल ना निकले तो भोजन नहीं टूटेगा, भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा। और यदि पाचन नहीं हो पाएगा तो हमारे लिए जो पोषक तत्व जो हमने खाए हैं भोजन के माध्यम से हमारी बॉडी को चलाने के लिए चाहिए, वो पोषक तत्व वहां से नहीं निकल पाएंगे। स्टमक के अंदर ही विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाता है, प्रोटीन टूटना शुरू हो जाता है, प्रोटीन के लिए वहां से ही प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो वहां पर्याप्त मात्रा में एसिड होना पर्याप्त मात्रा में जरूरी होता है। आपको पता है कि हमारा दिन भर में कितना सलाइवा हम सिक्रेट कर लेते हैं? कम से कम, मैंने पता है ये बुक खोली इसलिए क्योंकि मैं भी भूल गई थी कि कितना सलाइवा दिन भर में हो जाता है। तो दिन भर में लगभग लगभग 1200 से लेके 1500 ml हम पर डे है ना सलाइवा सिक्रेट कर लेते हैं मुंह पर डे। मतलब कहने का मतलब ये कि 1-1.5 लीटर के लगभग हमारे मुंह से सलाइवा सिक्रेट हो जाता है प्रतिदिन। और इतना ही हमारे स्टमक जो है एक लिक्विड फॉर्म में HCl सिक्रेट करता है, HCl डालता है ताकि भोजन और ज्यादा टूट जाए और भोजन में से पोषक तत्व वहां पर निकल जाए। और देखो सब जगह ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि आप भोजन यहाँ से डालेंगे ना तो नीचे ही जाएगा, ऐसा नहीं कि भोजन ऊपर चला जाए। बट कुछ गड़बड़ी के कारण ये वाल्व ढीले हो जाते हैं। गड़बड़ी क्या होती है वो भी मैं डिस्कस करूंगी, पर गड़बड़ी के कारण कुछ चीजें ढीली हो जाती है। जैसे कि ये स्लाइड में शो हो रहा है कि स्टमक के ऊपर एक स्प्रिंडर, एक वॉल्व होता है, वो वॉल्व यदि ढीला हो जाता है ना तो एसिड ऊपर चढ़ता है, और एसिड ऊपर चढ़ता है तो छाती में जलन होना शुरू हो जाती है। हमारी जो आहार नाल है ना, जो हमारा ईसोफेगस है ना, उस नली में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस हो जाती है, तब हमारी छाती में दर्द होना शुरू हो जाता है और बेचैनी लगती, थोड़ा सा भी खाना खाया और घबराहट होने लगती, उल्टी होने लगती, उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ये वॉल्व ढक्कन सही से सही रहे, ये डिपेंड करता है हमारी लाइफ स्टाइल के ऊपर। इसके बहुत सारे कारण हैं, रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस कहा जाता है, रिफ्लक्स होना। अच्छा आपने देखा होगा ना कि कभी कभी हम बहुत ज्यादा तेल मिर्ची मसाले और बहुत ज्यादा ऑयली खा लेते हैं, तो कभी कभी किसी किसी को झटका लगाए या नहीं लगाए, यहाँ तक ऊपर तक हैंड रेस करें, ऐसे हाथ हिलाए, झटका लगाए जिसको पहले लगा होगा, अभी नहीं लगता होगा, पर पहले लगा होगा आपको। मुझे तो कई बार लगा है, बहुत घबराहट हो जाती, बहुत बेचैनी हो जाती, बहुत देर तक तो समझ नहीं पड़ती कि मैं अब क्या करूं।
होता है ना। तो ये सारी चीजें हैं, हम इसे महसूस कर सकते हैं। मैंने तो ये साइंटिफिकली ये बुक में से देख के आप लोगों को बता दी, बट आप लोग इसको फील कर सकते हैं कि ऐसा होता है। लक्षणों के आधार पे हम फील कर सकते हैं ना। आज हम ये जानेंगे कि कौन कौन से लक्षण हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। ऐसा लगता है कि अब अटैक आ ही गया, छाती में इतना ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है कि उसको इमरजेंसी में डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। और डॉक्टर्स फिर क्या करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं इस एसिड को शांत करने की दवाई। शांत करने की दवाई आप सब लोग मेडिकल से खरीद के खा लेते हैं, एसीलॉक, पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल। और दर्द हो रहा है तो दर्द की गोली खा लो, एस्पिरिन खाते चले जाते हैं। तो क्या होता है कि देखो, जो गैस की गोली, गैस जो हमारा HCl उसको, उसके प्रभाव को थोड़ा सा कम कर देती है। अब उसके प्रभाव को यदि वो कम कर देगी तो खाना क्या पच पाएगा क्या? आप सोचिए कि एसिड बनना वहां जरूरी है, बट वो ज्यादा नहीं बनेगा क्योंकि हमने गैस की गोली खा ली। नहीं खाएंगे तो गैस ऊपर चढ़ेगी। अब ऊपर चढ़ेगी तो हमें दर्द होगा, पर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर तो दवाई लिखेगा कि उस एसिड को शांत करे। तो ये कुछ समय के लिए मेडिसिन बहुत इफेक्टिव होती है, बट ये लाइफ टाइम हमें नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि एसिड को यदि शांत कर देंगे तो विटामिन B12 जो हमारी बॉडी के लिए कितना नेसेसरी होता है, विटामिन B12 से नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है, विटामिन B12 से हमारा खून बनता है, ब्लड की कमी हो जाती। धीरे धीरे चल के उनको देखेंगे तो वो कैसे मरे जान हो जाते हैं, गोलियां खा खा के, गोलियां खा खा के। और स्पेशली महिलाओं को हमेशा खून की कमी रहता, गोलियां खाती है, उसको ऐसा लगता है सबसे ज्यादा बर्डन मेरे ऊपर ही। तो हम यहाँ, हमारी लाइफ स्टाइल का बहुत बड़ा विशेष रोल होता है। तो देखो, ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जिसके कारण रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस होता है। तो साइन एंड सिम्टम्स वाली लाइन को आप जूम करके देख सकते हैं कि कैसे कैसे सिम्टम्स आते हैं यदि हमें रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस है। तो हार्ड बर्न होता है, छाती में जलन होती है, छाती में दर्द होता है, और रात में बुरे 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 ख्याल आते हैं। अच्छा, जिन लोगों को नींद नहीं आती ना, उन लोगों को स्ट्रेस अल्सर होता है, उन लोगों को गैस बहुत ज्यादा बनती है। गैस का नींद से बहुत बड़ा रिलेशन, बहुत बड़ा रिलेशन। तो उसमें यही आएगा, जो लोग टेंशन स्ट्रेस लेते हैं, जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, उन लोगों को गैस बहुत ज्यादा बनती है। अपने आप ही हमारे स्टमक को ऐसा डिजाइन करा है कि वो अपने आप ही एसिड प्रोड्यूस करने लगता है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो अपने आप हमारे अंदर एसिडिटी बनने लगती है, अपने आप ही गैस बनने लगती है। तो ये सारे जो है इसमें बताया है कि क्या क्या चीजें होता है। यहाँ तक लेरिंजाइटिस, मतलब कि यहाँ ऊपर तक की लेयर में इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। और और भी बहुत सारे साइन सिम्टम्स इसमें दिखाए हैं जिनकी वजह से हम समझ सकते हैं कि ये रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस का दर्द है ना। बहुत सारे साइन सिम्टम्स इसमें बताए हैं। और एक साइड में बताया रिस्क फैक्टर, किन लोगों को ना ज्यादा होती। तो देखो, इसमें हम लोग अपनी दिनचर्या में समझ सकते हैं कि किन लोगों को गैस ज्यादा बनती है। आपके घर में जो आप खाना बना रहे हैं उससे आप डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो लोग पहले से हैं, 6 महीने 3 महीने जिन लोगों को हो गए ना, वो अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये रिस्क फैक्टर में कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, गैस जा रही है अंदर, लंग्स को तो खराब कर ही रही है, साथ में हमारे स्टमक को, हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को भी बहुत ज्यादा खराब करती है। और जो लोग कुछ भी खा लेते हैं, मैदे से बनी हुई चीजें, यहाँ उन लोगों को समझ में आएगा, यहाँ पर डे यदि आ रहे हैं उन लोगों को समझ में आएगा कि सिंपल फूड कौन सा है, कॉम्प्लेक्स वाला फूड कौन सा है। सिंपल फूड हमें अवॉइड करना है, उसको कॉम्प्लेक्स बना के खाना है, क्योंकि सिंपल फूड कारण है हमारे रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस का, हमारे छाती में दर्द का, है ना। तो और जो लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, अब देखो कोल्ड ड्रिंक में एकदम से गैस ऊपर निकलती है ना, एकदम मजा आ जाता है, नाक तक चढ़ जाती है ऊपर। पर ये क्या सही है? देखो, एक्स्ट्रा प्रेशर लगा, कोल्ड ड्रिंक में बहुत सारी गैस अंदर गई और एकदम से जो हमारे वॉल्व हैं,
उन पे प्रेशर डाला और पेट से एकदम से ऊपर आई और यहाँ वाले वॉल को डिस्टर्ब करा, यहाँ वाले वॉल को भी डिस्टर्ब करा। कितनी खतरनाक गैस है वो कि एकदम हमारे पेट में से निकल के ऊपर ना, खतरनाक हो गया ये चीज। अब हमने खुद ने ही उस पर प्रेशर डाल दिया। तो ये चीजें जब हम रेगुलर पर डे करते जाते हैं ना, तो ये वॉल्व हमारे खराब होने लगते हैं, ये लूज हो जाते हैं। ये लूज हो जाते हैं तो ये ठीक से अपना फंक्शन नहीं कर पाते, तो हमारा नीचे से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है। या जो लोग मतलब बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं ना, तो उन है तो उसमें जगह होना चाहिए पर्याप्त मात्रा में, क्योंकि 1-1.5 लीटर तो पूरे दिन में है ना, एक साथ में थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है, खाने को गलाने के लिए थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। तो उसमें से जो धुआं उठेगा, उसमें से जो वो निकलेगा, वो हमारे जो ऊपर आहार नाल है उसको डिस्टर्ब करने वाला है। क्यों डिस्टर्ब करने वाला है? क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और हमारी जो लेयर है ये पतली सी लेयर है। मैं हमेशा बताती हूँ, पूरे जीआई ट्रैक्ट में एक पतली सी झिल्ली है, वो झिल्ली इसको कवर करके रखती है। अब यहाँ स्टमक की झिल्ली तो बहुत मजबूत बनेगी, बट ये हमारी जो ऊपर आहार नाल की झिल्ली बहुत पतली सी झिल्ली होती है और ये माध्यम पे भी डिपेंड करती है। अम्लीय क्षारीय आपने सुना होगा, एसिड बेस, ये यहाँ तक जो है हमारा क्षारीय माध्यम रहता है। सलाइवा जो है एल्केलिन एल्केलिन कह सकते हैं, ये एल्केलिन है और नीचे जो है अम्ल है, तो उसमें रिएक्शन हो जाती है। तो रिएक्शन होने की वजह से यहाँ हो सकता है मे बी पॉसिबल कि वो ईसोफेगस की आहार नाल में छाले हो गए हो। अब यहाँ के तो हमें दिख जाते हैं, मुंह के तो, अंदर के तो नहीं दिखते। ये हो सकता है, देखो मल्टीविटामिन की कमी की वजह से छाले होते हैं, ऐसे ही अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है। सिस्टम पूरा एक जैसा ही नहीं जा रहे, तो हो सकता है हुआ है। या पानी का इंटेक बराबर नहीं है, तो बैलेंस नहीं बन पाया, उसकी वजह से रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस होने लगा। या ये स्लाइड में शो हो रहा है कि हम रात को खाना खा के जो लोग सो जाते हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। क्यों आती है? देखो ये हमारा जो स्टमक है, ऑलरेडी ऑलरेडी इसमें फूड आ गया और ज्यादा खा लिया, जगह बची नहीं, तो ऊपर ही छाती में चढ़ेगा। इसलिए यहाँ जो लोग हमेशा आ रहे हैं, उन लोगों को पता है कि खाना सोने से पहले खाना है, और जो लोग अपना वेट कम कर रहे हैं, तो उनको खाना ही नहीं है, शेक पीना। लिक्विड फॉर्म में जा रहा है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, पर यदि ठोस आहार हम खा के यदि सोते हैं, तो हमारा रिफ्लक्स इसोफेजाइटिस होना नॉर्मल बात होता है। खाना ऊपर चढ़ेगा ही चढ़ेगा, यहाँ तक आ जाएगा, नीचे से ऊपर तक। इसीलिए कोशिश यही करना है। देखो जो कारण है, कारणों पे यदि हमने सीख लिया तो ठीक भी, वही कारण को यदि हमने सॉल्व कर लिया तो हम ठीक हो जाएंगे। कारण इतना सा हमें समझ में आना चाहिए कि जो हमारा पेट है उसमें जरूरत से ज्यादा नहीं डालना है, जितनी कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा कम ही खाना है, ताकि उसको ठीक से वर्क करने के लिए जगह मिल जाए। पर्याप्त मात्रा में जगह नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा? ऊपर प्रेशर डालेगा, नीचे प्रेशर डालेगा, नीचे जितना निकाल सकता है नीचे निकालने का प्रयास करेगा, बिना भोजन को तोड़े हुए, बिना भोजन को गलाए हुए नीचे चला जाएगा, तो नीचे नीचे भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन आने लगता है, नीचे से कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। अब जब नीचे रुक गया तो ऊपर डालते जाएंगे तो क्या होगा? जाम हो जाएगा। तो हमारा पेट में अपने आप ही ईश्वर ने ऐसा डिजाइन करा है कि भूख नहीं लगती है, अपने आप खाने को देख के उल्टी उल्टी जैसा जीव होने लगता है। तो ये सिम्टम्स हैं जो हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, लाइफ स्टाइल हमारी गड़बड़ हो रही है ना। तो भोजन का पर्याप्त मात्रा में सही टाइम पे खाना बहुत ज्यादा जरूरी। एक साथ ज्यादा भोजन नहीं लेना। हमें जो जो सुधार करना है उन सब चीजों पे हम जान लें कि क्या क्या सुधार करना है। सबसे पहले तो भोजन एक साथ नहीं खाना है, चबा कर खाना है, क्योंकि ये जो सलाइवा है उसके अंदर मिल जाए। सलाइवा का काम क्या हो गया? एक तो जो भी बैक्टीरिया वायरस आए हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो हमारा सिस्टम ईश्वर ने ऐसा बनाया वो अपनी तरफ से पूरा खत्म करने का प्रयास करता है, फिर भी बीमार हो जाते हैं। क्योंकि अभी जो ये इन्वायरमेंट चल रहा है ना, बारिश के टाइम में लूज मोशन के, वायरल इन्फेक्शन के बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं। तो हमें हमारा प्रोटेक्शन रखना है। सबसे पहले तो हाइजीन बराबर मेंटेन रखना चाहिए, जो भी हम खा रहे हैं उसको देख के खाएं कि साफ सुथरा है या नहीं है। दूसरा, क्वांटिटी कम खाएं,
5 टाइम यहाँ 5 टाइम मील फॉलो कर रहे हैं ना सब, हैंड रेस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं ना, परफेक्टली कर रहे हैं। तो 5 टाइम में हमें एक साथ नहीं ज्यादा खाना कि 5 टाइम खाऊं, भैया बोल दिया है मेरे कोच ने 5 टाइम खाऊं, कुछ भी खा जितना बताया, मतलब उन्होंने बताया ना आपको क्वांटिटी भी कि इतना ही खाना है, तो उतना ही खाना है, ऐसा नहीं कि 5 टाइम में आप जो बताया खूब सारा खा लो। तो अपने आप में आप कंफर्टेबल फील करेंगे, अपने आप में आपको एहसास होगा कि मैं ठीक हूँ, है ना। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जो टेंशन लेते हैं ना तो हमारा नर्वस सिस्टम ही सारी चीजों को कंट्रोल करके रखता है, हमारे डाइजेस्टिव को कंट्रोल करके रखता है, और वहाँ वो कंट्रोल गड़बड़ हो जाता है यदि हमारी नींद प्रॉपर नहीं है, ज्यादा टेंशन स्ट्रेस हो रही है लाइफ में, तो उसको अवॉइड करें। यदि आप कंटिन्यू आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ कितने अच्छे अच्छे बैलेंस लिविंग प्रोग्राम्स होते हैं जिनके माध्यम से हमारा माइंड अपने आप ही रिलैक्स होता है। योगा मेडिटेशन करें ताकि एसिड का सिक्रीशन ज्यादा हमारी बॉडी में ना हो। और क्या क्या चेंज कर सकते हैं, मेंटेन हेल्दी वेट, प्रॉपर बीएमआई में यदि हम हैं तो बहुत सारी बीमारियां हमसे दूर अपने आप ही भागती हैं। तो अपने हेल्दी वेट को अचीव करें। और बहुत सारी चीजें दी है कि स्मोकिंग नहीं करना है, इसमें बहुत सारी चीजों को कॉम्बिनेशन में बताया है कि आप एक साथ टिगर फूड से बचें, ऑयली फूड से बचें। यहाँ सभी सीख रहे हैं किस किस चीजों से बचना है ना, रिफाइंड ऑयल और फैटी चीजें, कॉफी का इंटेक नहीं करना है। और बहुत सारे देखो जो सॉसेस होते हैं ना, टमाटर सॉस हुआ या ये ब्रेड के ऊपर जो भी चीजें लगा के खाते हैं, ये सब हमारे स्टमक की वॉल्व को डिस्टर्ब करती हैं। कोशिश ये करें कि इन सब चीजों को ज्यादा यूज ना करें, और थोड़ा सा कोशिश ये करें कि आप जो मेडिकल से लाके जो ये गोलियां खाते हैं उनको अवॉइड करें। उनको अवॉइड इसलिए करें क्योंकि ये देखो भोजन को पचाने में तो गड़बड़ कर ही रही है, भोजन में तो एसिड को कम करती है, साथ साथ ये चीजें हमारे किडनी को भी खराब करती हैं, क्योंकि ये कैल्शियम मैग्नीशियम बेस्ड होते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में जाता है ना उस पर पढ़ना क्या है लिखा हुआ है उसके ऊपर, तो ये हमारे एक्स्ट्रा गलत चीजें जाती है तो हमारे छन्ने किडनियां खराब होने लगती हैं। तो ये सब चीजों का हमें बराबर बराबर ध्यान रखना है कि जरूरत है तो ही इन सब चीजों को लेना है, और डॉक्टर डिसाइड करेगा, हम डिसाइड नहीं करेंगे कि ये चीज हमें लेना। तो भाग दौड़ वाली लाइफ में हमें अपना टेक केयरिंग ठीक से रखना है, अपने न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, यही तो रखना है ना, पानी बराबर लेना है, एक्सरसाइज बराबर करना है, और लाइफ स्टाइल में टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, और हैप्पी रहना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन।